हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और सोमवार को अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग काम पर हैं वो काम भी कर रहे होंगे और साथ साथ भारत और इंग्लैंड के बीच जो मैच चालू था, आज चल रहा था, जो कि अब ख़त्म हो गया, उसकी अपडेट भी ले रहे होंगे। तो जैसा कि हमें उम्मीद थी कि भारत ये टेस्ट मैच जीत जाएगा अगर यंगिस्तान ने परफॉर्म किया तो, क्योंकि जो पुराने हमारे खिलाड़ी थे उन्हें शायद इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था ऐसे मैचेस को जीतने का। पर उम्मीद की थी हमने पहले दिन कि अगर यंग भारत अ, कुछ करता है, क्योंकि उनके पास ऐसे मैचेस हारने का अनुभव भी नहीं है, तो भारत ये मैच ज़रूर निकाल देगा। और वैसे ही हुआ। तो आज की जो भारत की जीत है वो यंगिस्तान को समर्पित है। शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करी और 52 रन बनाए। वो चाहते तो वो 2 छक्के पहले भी मार सकते थे, पर उन्होंने दिखाया कि हाँ, कि हमें पुजारा को ज़्यादा मिस करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में कुछ मैचेस में वो इतने कॉम्पैक्ट नहीं दिखे नंबर 3 पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी वगैरह सब नंबर 3 पर ही खेली है। तो आज उन्होंने पेशेंस का मुजाहिरा दिया और कोशिश करी कि लंबे समय तक क्रीज पर टिक सकें। और जब उन्हें लगा कि भाई भारत अब मैच जीतने के बिल्कुल करीब है, तो उन्होंने वो 2 शॉट्स, जो 2 छक्के मारे, वो मारने भी जरूरी थे, ये बताने के लिए सामने वाले बॉलर को कि भाई ठीक है, पिच थोड़ी सी कठिन थी और थोड़ा सा समय ऐसा था कि हम इस तरीके से नहीं खेल पा रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्पिनर्स खेलने नहीं आते। तो वो दो दो शानदार छक्के बहुत शानदार थे। मैंने बैठ के पूरा मैच देखा, अपने समय निकाल कर पूरा मैच देखा, पूरा सेकंड सेशन। और जडेजा वैसे ही आउट हुए जैसे जॉनी बेस्टो आउट हुए थे जडेजा की गेंद पर। अब जडेजा यहाँ पर टोनी बेस्टो ने उनका कैच पकड़ा, बिल्कुल उस गेंद को भी जॉनी बेस्टो कहीं भी मार सकते थे, उन्होंने जडेजा के हाथ में मार दी। यहाँ पे जडेजा ही कहीं भी मार सकते थे, उन्होंने उन्होंने भी जॉनी बेस्टो के हाथ में गेंद फेंक दी। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। जिस तरीके से जडेजा बैटिंग कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था एक सीनियर खिलाड़ी होते हुए भी और इतने हारने वाले मैचों में रहते हुए भी, और वहाँ भी वो यही काम करते थे कि हम लोग बिल्कुल शेल में चले जाते थे। जडेजा आज भी वही कर रहे थे। मुझे तो लगा था कि जब जडेजा आए थे तो वो उठा के 4-5 शॉट्स मारेंगे, कोई घुटने में बैठ के मारेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर को मारेंगे, कोई बाहर निकल के मारेंगे, कट पुल 2-4-5-6 चौके मार देते तो मैच शायद पहले ही खत्म हो जाता। पर उन्होंने भी अननेसेसरी दबाव लिया। रजत पाटीदार 6 पारियों में उनके 63 रन है। अब पूरे जो श्रृंखला के अंदर रहा है, कहा जाएगा यंगस्टर्स हिंदुस्तान को काफ़ी अच्छे मिले हैं। उसमें से एक रजत पाटीदार का थोड़ा सा कहेंगे कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। अब आखिरी मैच है और मुझे लगता है कि आखिरी टेस्ट मैच इस सीरीज का जो, इसमें KL राहुल मुश्किल ही है शायद वो खेले, क्योंकि वही उनके ऊपर IPL की जिम्मेदारी है और वो एक कंटेंडर भी हैं भारत के विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे जाने के लिए वर्ल्ड कप में। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल चौथा मैच, 5वां मैच भी खेलेंगे। तो अब ये मौका शायद रजत पाटीदार का आखिरी होगा, या हो सकता है उन्हें आखिरी मौका मिल चुका है। अगर मेरी बात मानिए तो अगर हमें लगता है या मैनेजमेंट को लगता है कि रजत पाटीदार का भविष्य में भी कभी कोई चांस है, तो उन्हें इस आखिरी टेस्ट मैच में नहीं खिलाना चाहिए। उनकी टीम, मैंने सुना है कि वो क्वालिफाई कर गई है फाइनल राउंड के लिए डोमेस्टिक, तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए, कर्नाटका की तरफ से खेलना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने होम टर्फ में रन बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। अगर वो लास्ट टेस्ट मैच खेले और वहाँ भी वो कुछ नहीं कर पाए, तो फिर तो शायद भारतीय टीम से उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पर मुझे लगता है कि उन्हें एक चांस और मिलना चाहिए, एक सीरीज और मिलनी चाहिए कम से कम। इसलिए उन्हें चौथे मैच के बाद मुझे लगता है कि वापस अपनी डोमेस्टिक टीम में जाना चाहिए और वहाँ रन बनाए और कोशिश करें कि शायद उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि वहाँ भी हमारे कई बड़े खिलाड़ी शायद छुट्टी लें या रेस्ट लें या कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो शायद वहाँ उन्हें मौका मिले और उनकी जगह हमें और दूसरे बल्लेबाज जो हमने नया सेलेक्ट हुए थे उनको खिला लेना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे अगर पाटीदार को मौका मिलेगा और वो कुछ कर नहीं पाए तो फिर उनका करियर मतलब अब समाप्ति समझिए। खैर, वापस आते हैं आज के मैच पे जो भारत जीता है। भारत ने ये श्रृंखला 3-1 से फाइनली जीत ली है। जीतना तो हमें हैदराबाद का मैच भी चाहिए था, पर वो मैच हम हार गए थे 28 रन से। खैर, देर आए दुरुस्त आए।
ये जीतना जरूरी था और अब आखिरी मैच भी भारत को जीतना चाहिए और मुझे लगता है कि भारत को आखिरी टेस्ट के लिए भी अनचेंज जाना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है बुमराह को भी बुलाने की, कोई ज़रूरत नहीं है केएल राहुल को भी बुलाने की। अब इस यंग टीम को आप पूरा मौका दीजिए कि यही जाए और ये चौथा मैच भी कन्विंसिंगली इंग्लैंड को हराए। दैट विल बी वेरी गुड फॉर इंडियन फ्यूचर। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, पहले दिन के बाद 90-80% चांसेस थे कि इंग्लैंड जीतेगा और 2 दिन तक इंग्लैंड हावी था। कल इंग्लैंड ने जो है ध्रुव यंगस्टर ने जैसे बैटिंग करी, भारत को वापस लेके आया। फिर बॉलर्स तो हमारे हमेशा कमाल करते ही हैं और टारगेट भी हमें वही मिला 200 के अंदर। और यंगिस्तान पे भरोसा था। यशस्वी ने देखिए 37 रन मारे, ध्रुव ने मारे 39, शुभम ने 52 मारे, रजत क्या क्योंकि टाइम ही खराब चल रहा तो नहीं बने और सरफराज 0 पे आउट हो गए। तो उम्मीद थी कि यंगस्टर ही जिताएंगे और यंगस्टर ने जिताया। और रोहित ने 52 रन मारे। आज मैं उसे कैमियो नहीं कहूँगा, वो अच्छा खेल रहे थे, पर फिर भी एक ऐसे शॉट पे जहाँ पे शायद उन्हें 1 रन ही मिलता, ऐसे रन मारने के शॉट मारने के चक्कर में वो कॉट बिहाइंड हो गए। या तो वो पूरा निकल के मार देते लंबा, बाउंड्री पे पकड़े जाते हैं। अब आप आगे भी निकले और आप कॉट बिहाइंड हो रहे हैं तो दैट्स लिटिल थोड़ा अजीब लगता है जिस तरीके से रोहित जैसे बल्लेबाज आउट होते हैं। पर उनकी कप्तानी टॉप नॉच रही, जो यंगस्टर्स को उन्होंने भरोसा दिया। मैच के बाद मैं सुन रहा था शुभम गिल भी कह रहे थे कि हमारे कप्तान ने हमें कहा कि भाई आप आइए और खेलिए, हम आपके साथ हैं, हम तैरेंगे तो साथ, हम डूबेंगे तो साथ। अब वो साथ कितना डूबते हुए अलग बात है, पर अच्छा हुआ कि हम लोग तैर गए और भारत ये फाइनली मैच जीत गया। हिकअप्स तो हुए, मेरी कुछ तो अपने दोस्तों से ये बात हो रही थी, उन्हें उम्मीद थी कि भारत आसानी से मैच जीत जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि जीत जाएगा पर आसानी से नहीं जीतेगा। कुछ हिकअप्स तो हम करेंगे, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो आएगा। अब इंग्लैंड भी खेलने आया है भाई, है ना, वो भी अच्छी टीम है, वो भी भारत में खेलने आए हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ करते ही। तो उन्होंने भी पूरी जान लगाई, उनके बॉलर्स ने भी अच्छी जान लगाई। और सबसे अच्छी सेटिस्फाइंग बात यह है कि रोहित और द्रविड़ राहुल ने कोई विकेट का सहारा नहीं लिया। एक कॉम्पिटिटिव विकेट्स पे, एक अच्छी स्पोर्टिंग विकेट्स पे एक वर्ल्ड की कॉम्पिटिटिव टीम को आपने कन्विंसिंगली हराया 3 मैचेस में, ये बड़ी बात है। अब इंग्लिश मीडिया या कोई भी मीडिया ये नहीं कह सकता कि भाई हम तो पिच ऐसी बना दी थी, रैंक टर्नर और फलाना और ढिमकाना, ये सब अब एक्सक्यूजेस हैं, ऐसी कोई बात शायद कह भी नहीं सकता। दूसरी, भारत की टीम भी अगर हमारे उनके टॉप नॉच बॉलर्स नहीं थे तो हमारे टॉप नॉच बल्लेबाज भी नहीं थे। पर अब ये कहना गलत होगा कि उनके टॉप नॉच बॉलर, उनके जो बॉलर थे। अब वो लोग भारत आते हैं तो वो किसी को भी ले आते हैं क्लब काउंटी खेलने वालों को, और उसके बाद उन बेचारों का कहीं नंबर नहीं आता। इसमें हमारी गलती नहीं है, उनको डेवलप करने चाहिए अपने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स ना। ये थोड़ी कि आप भारत में आएंगे तो आप बोलेंगे हमारे पास वो प्लेयर ही नहीं है, तो ये तो फिर एक्सक्यूज वाली बात है ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आप बनाइए अपने वर्ल्ड क्लास स्पिनर। आप क्यों लड़कों को सिर्फ इंडिया टूर पे ही लाते हैं, इंग्लैंड में आप खिलाते नहीं हैं। वैसे भी जिस तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही है, जिस तरीके से उनका नेचर है, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक टेस्ट क्रिकेट में इतना लंबा सर्वाइव कर पाएंगे। बेसबॉल बेसबॉल वो लोग बोलते रहे, बोलने का ही नाम बेसबॉल है, ब्रेंडन मैकुलम का नाम बैज है तो उनके नाम से वो बेसबॉल करते हैं। अब मैं देखूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जाके बेसबॉल क्या करता है अगले साल। इस साल नहीं, अगले साल एशेज है, अगले साल नवंबर दिसंबर में। इस साल तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाएगा, तो अगले साल नवंबर दिसंबर में इंग्लैंड जाएगा। तब देखेंगे कि बेसबॉल का क्या होता है। मुझे लगता है तब तक वो बेसबॉल की कहानी ख़त्म ही हो चुकी होगी। ये पहली सीरीज लॉस है खैर इंग्लैंड का इस बेसबॉल के सिस्टम में। न्यूजीलैंड में उन्होंने सीरीज ड्रॉ करी और अपने घर में वो साउथ अफ्रीका से जीते थे, और ऑस्ट्रेलिया से भी उन्होंने सीरीज ड्रॉ करी थी, और इंडिया से तो वो सीरीज हार ही गए। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सीरीज जीती थी, तो 2-1 सीरीज तो वो जीते हैं। वेस्ट इंडीज़ में भी वो शायद सीरीज जीते थे, पर ये हार उनकी सीरीज की पहली हार भारत में ही आके हुई है। भारत का रिकॉर्ड है, पिछले 12-13 सालों में भारत कोई सीरीज नहीं हारा है। 12 साल पहले भी इंग्लैंड नहीं हराया था, और उससे भी 12 साल पहले ही एक और सीरीज भारत हारा था ऑस्ट्रेलिया के हाथों। तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 24 सालों में भारत 2 ही सीरीज हारा है, और पिछले 12 सालों में हम अपने घर में सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारे हैं। तो इस तरीके की डोमिनेंस जो इंडिया दिखाता है इंडिया में, वो भी काबिल तारीफ है। और आज हम जैसे हम इस पे पूरी सीरीज में बात कर रहे थे यंग इंडिया पे, आज की जो जीत है उसका भी सारा सहरा और यंग हिंदुस्तान पे है, और यंग इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले जो समय होगा उसमें जब भी हमें छोटे क्लोज टोटल्स मिलेंगे तो हमारे यंग लड़के इसको जीतेंगे,
क्योंकि ये जीत उनके साथ जाएगी, जो उनकी मेमोरी में रहेगी, ये मसल मेमोरी रहेगी। मैं यही देखना चाहता था कि क्या वो लोग जो उन मैचेस में शामिल नहीं थे जिसमें इंडिया हारा है शॉर्ट टोटल्स का पीछा करता हुआ, क्या वो इस उससे आगे निकल पाएंगे, उस प्रेशर को तोड़ पाएंगे। और यंग लड़कों ने ये करके दिखाया, उन्होंने तोड़ के दिखाया। अब ये बात अलग है कि ये यंग इंडिया है, हम खिला रहे हैं, हम मजबूरी में ही खिला रहे हैं, ये कोई हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। और यंग टीम जब जब हमने खिलाई, उन्होंने अच्छा काम किया। 2007 का वर्ल्ड कप हम जीते, जब हमारे यंग लड़के गए जिन्हें इतना मतलब बड़े प्लेयर्स नहीं थे उनमें। और गाबा लास्ट ईयर नहीं 2021 के अंदर जब हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते, गाबा में जीते और मेलबर्न में जीते, तब भी यंग टीम थी, वो भी हमने मजबूरी में खिलाई थी। सिलेक्शन नहीं था उनका, वो मजबूरी में खिलाए थे। उसमें से कुछ लोग आगे नहीं आ पाए, पर वो लोग जीते थे। और इस बार भी हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, तो हमने यंग लड़कों को खिलाया और उन्होंने परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि यंग लोगों को अगर चांस मिलेगा तो उन्हें वो परफॉर्म करेंगे। हमें आगे निकल के सिलेक्शन इस बेसिस पे करने चाहिए। अभी हम T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाते? क्योंकि हम वही पुराने ढर्रे पे जा रहे हैं। इस बार भी हम वही रोहित इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, बट ही इज गॉन, हिज प्राइम इज गॉन। और वो एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, अब जबरदस्ती आप उन्हें कप्तान के तौर पे एक और जिताना चाहते हैं, वो आपकी विश है, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, उससे उनके ग्रेटनेस पे और उनके कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तब भी वन ऑफ द ग्रेट्स ही रहेंगे हिंदुस्तान में हमेशा। तो अगर भारत अभी भी यंगस्टर्स को खिलाता और नए बंदों को भेजता, तो शायद भारत का चांस होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में। खैर देखेंगे कि अभी भारत क्या करता है, यंगस्टर्स पे भरोसा दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। और दूसरी चीज़ है कि T20 वर्ल्ड कप आएगा तो हम उस पर बात करेंगे, पर उस पर मेरा एक टेक है कि T20 वर्ल्ड कप या T20 की कोई भी टीम भारत को IPL के बेसिस पे सिलेक्ट करनी चाहिए। पर यहाँ उल्टा होता, हम अपने डोमेस्टिक और टेस्ट मैच की टीम्स भी IPL के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे थे, पर इस बार हमने वो गलती नहीं करी। हमने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को, इंडिया ए के प्लेयर्स को रिवॉर्ड किया, उनको कहा कि जाओ मैच खेलो, और उन्होंने परफॉर्म किया। भले ही हमने अब कोई सेलेक्टर्स बोले उन्होंने अच्छे डिसीजंस लिए, या हमने उन्हें मजबूरी में खिलाया, पर उन्होंने परफॉर्म किया, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। तो आज भारत जो 5 विकेट से जीता है, 3-1 से भारत टेस्ट मैच की 5 टेस्ट मैच की सीरीज में आगे हो चुका है। मुझे लगता है कि हम लोग धर्मशाला का मैच भी जीतेंगे। इसी टीम के साथ जाना चाहिए और जीतना चाहिए। और मुबारक हो राहुल द्रविड़ को और रोहित शर्मा को। रोहित के रन भी आए और एज अ कैप्टन भी उनकी योगदान काफ़ी अच्छा रहा। अभी मैं देख रहा था विराट कोहली ने भी ट्वीट किया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन दैट वी विन विद न्यू इंडिया, यंग इंडिया, एंड दैट्स नाइस टू हेयर। कोई बड़ा कप्तान, बड़ा खिलाड़ी जब ये देखता है कि वो नहीं खेल रहा और यंगस्टर्स आके परफॉर्म कर रहे हैं, तब उसे ये लगता है कि मेरे जाने के बाद जो मैं बैटन दे के जाऊँगा वो लोग अवेलेबल हैं टीम में। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। विराट होते सीरीज में तो मज़ा आ रहा था, पर जो भी है वो भी इंजॉय कर रहे हैं घर बैठ के, और हम भी घर बैठे खिलाड़ी भारत की ये मैचेस देखकर इंजॉय कर रहे हैं, और आप भी इंजॉय कर रहे हैं। अब देखते हैं अगले टेस्ट मैच में क्या होता है। और कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में कोई चेंज होना चाहिए। यस, पाटीदार को आपको घर भेज देना चाहिए ताकि वो अपना डोमेस्टिक का फाइनल खेलें, और उनकी जगह लड़का है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो नंबर 3 पे खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, उसको खिलाइए। और 4 नंबर पे उसे खिलाइए, और देखते हैं वो कैसे, क्योंकि आपको कम से कम पता चल जाएगा कि आने वाले दौरे में हमारे पास कौन कौन अवेलेबल है, क्या उसमें वो इतना दमखम है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता। अभी चांस है तो हमें चांस देना चाहिए। बॉलिंग मुझे लगता है सिराज और आकाशदीप के साथ ही जाना चाहिए, बुमराह को रेस्ट करने देना चाहिए, और तीनों स्पिनर्स जो हमारे उनके साथ ही जाना चाहिए। बाकी बेन स्टोक का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनसे उन्होंने पूछा कि भाई आपको लगता है कि आपके बल्लेबाज को ज़्यादा रन बनाना चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता। पर उनका रीज़न ये था कि कुलदीप, अश्विन और बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहे थे कि हम बना नहीं पाए। मुझे लगता है कि उन्हें कहना चाहिए था कि हाँ भाई बनाना चाहिए था, काम है उनका। ऐसा थोड़ी होता है कि कुंबले और कुलदीप अच्छे बल्ले गेंदबाजी कर रहे थे तो हम रन ही ना बनाते। क्योंकि एक बार तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी टीम आके कह देती है कि ब्रेंडन मैकुलम ने हमसे बोला है कि भैया हमें तो 600 रन का भी टारगेट देते हैं तो हम वो भी जीतने जाते हैं। मुझे याद है बेन स्टोक ने जब भारत के खिलाफ पहला टेस्ट जीता था इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर में, तो 372 रन का टारगेट था और वो जीत गए थे। तो उन्होंने बोला था आके कि मैं तो सोच रहा था कि इंडिया हमको 500 रन का टारगेट देता तो हम जीतते। तो मुझे कई बार उनकी बातें समझ में नहीं आती, मुझे लगता है वो ग्लोरी कैप्टन है।
और वो भी ना वो ग्लोरी के लिए खेलते हैं कि बस मैं कुछ ऐसा कर दूं कि बस पता नहीं क्या हो जाए। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं बेसबॉल और ये सब। तो अब उनके बल्लेबाज अच्छा नहीं खेले तो उन्हें कहना चाहिए ना कि भाई अच्छा खेलो। ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी है कि कुंबले कुलदीप और अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो हम नहीं कर पाए बैटिंग। नहीं कर पाए वो तो हमें भी दिख रहा है, पर अब ये तो बोलिए कि हाँ करनी चाहिए थी। यस आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम माई बैटर्स। वो तो ऐसे बोलते हैं कि भाई कोई नहीं, हमने उन्होंने क्या रखा है कि इनके मन की बात है, कोई नहीं बस एंजॉय के लिए खेलो, ऐसा नहीं होता है ना बेन स्टोक्स साहब। ऐसा नहीं होता है, आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, क्लब क्रिकेट थोड़ी हो रही है। तो ऐसी बातें करते हैं तभी मुझे लगता है कि इंग्लैंड के कुछ पुराने हैं ना ज़्यादा पेट्रियाटिक और ये जो लोग हैं वो बेन स्टोक के बारे में फिर लिखते हैं। हार जीत चलती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटीट्यूड ऑल्सो मैटर्स। अब मैं कुछ और भी जर्नलिस्ट को देखता हूँ कि कुछ हैं जो बड़े बेसबॉल के फेवर में रहते थे, जैसे पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हैं कि जी बेसबॉल तो फलाना ढिमका। अभी अभी मैं भी उनके भी कुछ देख रहा था तो वो कह रहे थे कि नहीं बेसबॉल तो ठीक है, उन्होंने पूरा क्रिकेट का वो बदल दिया है, पर टेस्ट क्रिकेट में भी ये भी होना चाहिए, मतलब संभल के खेलना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग चाहते क्या है, या कुछ जर्नलिस्ट लोग भी चाहते क्या हैं कि यार या तो तेजी खेलो या फिर टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलो। मेरा मानना है टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलना चाहिए और सिचुएशनल खेलना चाहिए। ज़बरदस्ती कहना जी हम तो जाएंगे जय एग्रेसिव खेलेंगे 4 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, तो 4 दिन के टेस्ट मैच कर दो ना भाई। 5 दिन के टेस्ट मैच क्यों रखे हैं? टेस्ट मैच डे टू डे चेंज होता है। 2 दिन तक इस टेस्ट में इंग्लैंड हावी था, तीसरे दिन हम जीते। ऐसे ही हमने इंडिया ने राजकोट में किया था, तीसरे दिन वापसी की थी। तो ये चीज समझनी चाहिए। और तेज क्रिकेट जिन्हें देखनी है खेलना है उनके लिए T20 है, उसको देखिए, दुनिया भर की लीग है उसको देखिए। टेस्ट क्रिकेट का चार्म रहने दीजिए, टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है। टेस्ट तो हो किसी चीज का, आपके स्टेमिना का टेस्ट हो, आपके पेशेंस का भी तो टेस्ट होता है। जैसे आज शुभम ने करके दिखाया, उन्होंने पेशेंस दिखाया ना कि नहीं भाई मैं छक्का मार सकता हूं पर मैं रुकूंगा क्योंकि जरूरत है। अब आप इंग्लैंड के आए जी हम तो छक्का ही मारेंगे, हो गए आउट, ये कोई बात थोड़ी, तो बेवकूफ़ी है। खैर, इंग्लैंड को जैसा मन करे वैसा खेलना चाहिए। हमें तो मज़ा आया ये टेस्ट मैच देख के, और भारत की जीत पे ज़्यादा खुशी हुई, और यंगिस्तान ने जिताया उस पर ज़्यादा खुशी हुई। तो इसी बात पे अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे जल्दी। कल मिलेंगे, अगर कुछ और क्रिकेट की न्यूज़ होती है तो कल मिलते हैं, है ना। मैं और आप लोगों को अगर मेरा ये शो पसंद आता है, मेरी बातें पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को 000 और नोटिफिकेशन बेल बजाइए। हम इस चैनल पे और भी बहुत कुछ बना रहे हैं, डालते रहते हैं, आपको वो शायद अच्छा लगे, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप शेयर करेंगे हमें, है ना, यूट्यूब रिकमेंड करेगा, हमें भी जो है वीडियोस बनाने में मज़ा आएगा। और जब तक दोबारा आपसे मुलाकात नहीं होती, अपना ख्याल रखिए, खूब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय कीजिए। और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। 000। बाय बाय एंड वेरी गुड विन फॉर यंग इंडिया। टेक केयर।